1000 से ज्यादा हाथियों की हत्याओं का एक दौर चला। मारने वाले को ही लगने लगा कि मानो अब जंगल में हाथी बचे ही ना हो। चंदन की तस्करी इस हिसाब से की गई कि जंगलों से चंदन के पेड़ ही गायब हो गए। 150 से ज्यादा हत्याएं, उनमें 80 के आसपास पुलिस फोर्स और फॉरेस्ट ऑफिसर के जवान शामिल थे। यह आतंक लगभग 25 सालों तक चला। उसने पैरामिलिट्री और पुलिस फोर्स को मजबूर कर दिया था उसका इंतजार करने के लिए, जंगल से बाहर निकलने का। अब तक आपको समझ आ गया होगा, हम बात कर रहे हैं जंगल के राजा वीरप्पन की। नमस्कार, मैं हूं रोहित, आप देख रहे हैं किस्से कहानी। अपनी मूंछों पर ताव देता हुआ यह शख्स स्वयं वीरप्पन है। किसी के लिए मसीहा तो किसी के लिए नरभक्षी। आज हम वीरप्पन के सभी पहलुओं पर चर्चा करेंगे, कोशिश करेंगे आप तक उसके जीवन का पूरा सफर पहुंचा पाए। फिर यह आप तय करना कि वो मसीहा था या नरभक्षी। वीरप्पन का जन्म 18 जनवरी 1952 गोपीनाथम, तमिलनाडु में हुआ था। उसका पूरा नाम था कोसे मुनिसेमी वीरप्पन। 1990 में उसने शादी की गांव की एक सीधी सादी लड़की से। उसने उस लड़की से कहा, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूं, अगर तुम्हें मंजूर है तो मुझे बता दो, और यदि नहीं है तो मैं अपने जीवन भर किसी और औरत की तरफ निगाह उठाकर नहीं देखूंगा, अपने दिल पर पत्थर रख लूंगा। यह अंदाज था वीरप्पन का और उस लड़की को यह अंदाज पसंद आया। उसने वीरप्पन से शादी की। उस लड़की का नाम था मुत्तुलक्ष्मी। कहा जाता है कि वो बहुत खूबसूरत थी जवानी में। उस समय उसकी उम्र लगभग 15 साल थी और वीरप्पन की 39। उसकी 2 बेटियां हुई जिनका नाम है विद्या रानी और प्रभा। वीरप्पन इतना खतरनाक डाकू बना कैसे? ठीक वैसे ही जैसे ज्यादातर डाकू बनते हैं। गरीबी और भूखमरी की मार ने उसे यह काम करने पर मजबूर कर दिया। वीरप्पन ने अपने क्रिमिनल करियर की शुरुआत अपने अंकल सलावी गाउंडर के साथ की। वो एक शिकारी और चंदन की लकड़ियों का तस्कर था। वीरप्पन ने शुरुआत में चंदन की तस्करी की। हाथियों के दांतों के लिए उसने हाथियों का शिकार शुरू किया। बाद में उसने अपने अंकल का साथ छोड़ दिया और उसने अपना गैंग बनाया, क्योंकि उसे यह बात समझ में आ गई, ये तस्करी और हाथी के दांतों में बहुत पैसा है, इसलिए लोगों की जरूरत पड़ेगी। आने वाले 25 साल में करीब करीब 2000 से 3000 हाथियों का शिकार किया गया। वीरप्पन को खुद भी ऐसा लगने लगा था कि मानो अब कोई हाथी जंगल में बचा ही नहीं है। पहला कत्ल वीरप्पन ने 17 साल की उम्र में किया। उसके बाद तो जैसे वीरप्पन के मुंह खून लग गया हो। उसके नाम 184 लोगों के कत्ल थे, जिनमें तो आधे पुलिस ऑफिसर, फॉरेस्ट ऑफिसर और खबरी शामिल थे। 1987 में वीरप्पन ने एक फॉरेस्ट ऑफिसर चिदम्बरम को किडनैप किया और बाद में उसका कत्ल भी कर दिया। यही वो मौका था जब वो भारत सरकार की नजरों में आ गया। यहां से शुरू हुआ पुलिस ऑफिसर और फॉरेस्ट ऑफिसरों के कत्लेआम का सिलसिला, जो लगभग अगले 17 साल तक चला। वीरप्पन को जिस पर भी शक होता वो उसका बेरहमी से कत्ल कर देता। एक बार की बात है, उसके गांव का एक आदमी पुलिस जीप में बैठा दिखा तो अगले दिन उसने उसका सरेआम कत्ल कर दिया। उस समय वीरप्पन को न पकड़े जाने का एक सबसे बड़ा कारण यह भी था कि दोनों राज्यों में राजनीतिक मतभेद थे, जिसके कारण एक राज्य के पुलिस ऑफिसर दूसरे राज्य में काम नहीं कर पा रहे थे। बाद में हालात बदले भी और 1952 में तमिलनाडु और कर्नाटक की सरकार ने मिलकर STF यानी स्पेशल टास्क फोर्स का गठन किया, जिसे तमिलनाडु में संजय अरोरा हेड कर रहे थे और कर्नाटक में शंकर बिद्री, साथ में वॉल्टर देवरन जॉइंट चीफ थे। इस STF का सिर्फ एक ही मकसद था, वीरप्पन को पकड़ना, जिंदा या मुर्दा, और यह करने में लगभग 12 साल का वक्त लग गया STF को। उस समय के DFO VK सिंह बताते हैं कि वीरप्पन का जुर्म करने में कोई मुकाबला ही नहीं था। वो लीडर था, उस 15,000 स्क्वायर किलोमीटर के जंगल का इकलौता राजा था वो, और ये उनकी बदकिस्मती भी थी। वो बताते हैं कि वो बेखौफ था। 100 में से 99 शिकारी हाथी के पास भी नहीं जा सकते थे, लेकिन वीरप्पन हाथी के बिल्कुल नजदीक जाकर उसके सर में गोली मारता था। फरवरी 1952 में वीरप्पन के खास आदमी गुरुनाथम को मार दिया गया और यह काम था कर्नाटक टास्क फोर्स का, जिसके जिम्मेदार थे SI शकील अहमद। 3 महीने बाद वीरप्पन ने रामापुरा पुलिस स्टेशन पर हमला किया
और तकरीबन 7 पुलिस वालों को मार दिया। हथियार और बारूद भी लूट लिए गए। अगस्त 1952 में वीरप्पन ने जाल बिछाया एसआई शकील अहमद के लिए और उसने उसे और उसके साथ 5 पुलिस वालों को भी मार दिया। ये बदला था उसके गुरुनाथम का। ये जवाब था कि वीरप्पन पर हाथ डालने का अंजाम क्या होगा। उसके बाद कर्नाटक और तमिलनाडु टास्क फोर्स ने मिलकर ऑपरेशन शुरू किया। बाद में वीरप्पन की गैंग सिर्फ 5 लोगों की बची थी और उस पर 5 करोड़ का इनाम भी रखा गया था। उस समय के 5 करोड़, ये बात ध्यान रखना। 1993 में टास्क फोर्स ने वीरप्पन की वाइफ मुथुलक्ष्मी को पकड़ा और उस पर बहुत अत्याचार किए गए जो मानवता से परे थे और उस पर चार्जेस भी लगाए गए। पर 7 से 8 साल पुलिस की प्रताड़ना सहने के बाद उसे छोड़ा गया और बाद में उस पर से चार्जेस भी हटा लिए गए। 9 अप्रैल 1993 को MM हिल्स के जंगलों के नजदीक पलार में वीरप्पन ने लैंड माइंस का एक जाल बिछाया। 2 पुलिस वैनों को एक साथ उड़ाया था जिसमें 22 पुलिसकर्मियों की जान चली गई थी। यह उसका अब तक का सबसे बड़ा हमला था। फिर आता है वो वक्त जब देश की राजनीति में भूचाल मच गया। दरअसल 30 जुलाई सन 2000 को वीरप्पन ने कन्नड़ा सिनेमा के सबसे चहेते फिल्म स्टार राजकुमार और उनके 3 साथी को किडनैप कर लिया। राज्य में दंगे शुरू हो गए। खुद कर्नाटक के सीएम तमिलनाडु गए मदद मांगने के लिए। अब आप समझ सकते हैं मामला कितना बड़ा था। और उसके बाद आर गोपाल को शामिल किया गया वीरप्पन से बातचीत करने के लिए। आर गोपाल एडिटर थे तमिल मैगजीन नकीरन के। वो पहले भी नेगोशिएशंस करवा चुके थे, इसलिए उनकी मदद ली गई। कई महीनों तक बातचीत चली। वीरप्पन ने बहुत सारी मांगे रखी। राजकुमार जी 108 दिन तक वीरप्पन के पास रहे। फिर उन्हें नवंबर 2000 को बिना किसी नुकसान के छोड़ दिया गया। बाद में कर्नाटक गवर्नमेंट ने बताया 20 करोड़ रुपए भी दिए गए फिरौती के तौर पर वीरप्पन को। 25 अगस्त 2002 को वीरप्पन ने एच नागप्पा फॉर्मर मिनिस्टर ऑफ कर्नाटका को किडनैप कर लिया था। फिर ज्वाइंट स्पेशल टास्क फोर्स ने एक ऑपरेशन स्टार्ट किया। उन्होंने एक एनकाउंटर भी किया उन्होंने छुड़वाने के लिए, लेकिन वो नाकामयाब हुआ और 3 महीने बाद नागप्पा को मारा पाया। उसके बाद वीरप्पन के सिर पर इनाम को बढ़ाकर 15 करोड़ कर दिया गया। 1990 के दशक के पास वीरप्पन ने बहुत सारी किडनैपिंग की और पैसे वसूले फिरौती के तौर पर। कहा जाता है वीरप्पन ने जंगल में किया अलग अलग जगहों पर पैसा दबाया हुआ था। 2002 में पुलिस ने लगभग 33 लाख रुपए पकड़े थे उसकी गैंग से। कहा जाता है वीरप्पन वहां के लोगों के लिए रॉबिनहुड था। जब उन्हें कहीं इंसाफ नहीं मिलता था तो वो वीरप्पन के पास आते थे इंसाफ की और मदद की उम्मीद में, और वीरप्पन उन्हें दोनों देता था, इंसाफ भी और मदद भी। तमिल नेशनल रिट्रीवल ट्रूप्स और तमिलनाडु लिबरेशन आर्मी, ये वो पार्टियां थीं जो उसका सपोर्ट करती थी और लोगों की नजरों में उसकी इमेज को अच्छा बनाने का काम भी करती थी। हालांकि ये ऑर्गेनाइजेशंस अब बैंड हैं। वीरप्पन को जंगल में घुसकर पकड़ना और मारना लगभग नामुमकिन था, इसलिए एसटीएफ कई सालों की मेहनत करके एक जाल बिछाया उसे पकड़ने के लिए, उसे जंगल से बाहर निकालने के लिए। और आखिरकार 2004 में वीरप्पन उस जाल में पूरी तरह से फंस गया और वो जंगल के बाहर निकला, जहां पहले से एसटीएफ की एक टीम उसका इंतजार कर रही थी। वीरप्पन बेखबर था और अचानक गाड़ी रुकती है जिसमें वीरप्पन सफर कर रहा था। वो एक एम्बुलेंस थी और गोलियों की बौछार शुरू हो जाती है चारों तरफ से। 18 अक्टूबर 2004 को वीरप्पन के एक लंबे दौर का अंत हो जाता है, ठीक वैसे ही जैसे हर बुराई का अंत तय होता है। वीरप्पन का भी अंत तय था। इसे पूरा होने में 25 सालों का वक्त लग गया। 200 करोड़ के आसपास पैसे खर्च हुए। 2000 से ज्यादा हाथी मार दिए गए। जंगलों से चंदन के पेड़ों का नामो निशान मिटा दिया गया और करीब 190 लोगों ने अपनी जान गंवाई, जिनमें 80 के आसपास पुलिस ऑफिसर और फॉरेस्ट ऑफिसर थे। वीरप्पन को पकड़ने का मिशन भारत के इतिहास का सबसे महंगा मिशन बन गया। तो ऐसे अंत है वीरप्पन की कहानी का। हाल ही में नेटफ्लिक्स ने एक डॉक्यूमेंट्री बनाई है वीरप्पन पर। अगर आपको उन घटनाओं के बारे में गहराई से जानना है तो आप ये डॉक्यूमेंट्री जरूर देखें। आपको हमारी जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।